कोई उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन असल मायने में बात जो होनी चाहिए और जो करनी चाहिए, वो असल मायने में बात है अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की। और क्या महायुति और बीजेपी जिस तरीके से हरियाणा में हमने देखा कि कांग्रेस जो है बिल्कुल जो एग्जिट पोल आए थे उसमें साफ दिखाई रहा था कि कांग्रेस जो है वो सबको स्वीप करने वाली है और बहुत सारी सीटें जीत करके जो है वो बहुमत के साथ आएगी। लेकिन थोड़ा-सा मामला वहां गड़बड़ाता हुआ दिखाई दिया। अब तमाम नेता जो हैं वो इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, सब कुछ चीजें चल रही हैं। लेकिन उन सब के बीच अब सबकी नजरें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी के साथ-साथ महायुति के गठबंधन है यहाँ पर, जिसे महायुति कहा जाता है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट यानी एनसीपी भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ एमवीए गठबंधन है, जिसमें उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी पक्ष और शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस है। लेकिन कई जानकार ये बता रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला। कारण है महाराष्ट्र में बैठे राजनीति के वो दो धुरंधर जो कि जबरदस्त तरीके से महायुति और बीजेपी को टक्कर देने को तैयार बैठे हैं। एक है शरद पवार और दूसरे हैं उद्धव ठाकरे। तो ये जो चुनाव हुए हैं उसको लेके क्या कुछ जो है असर पड़ेगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पे और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ एमवीए गठबंधन तैयारी करके बैठा है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं। हम एक एक करके सबसे आपकी जो है इंट्रोडक्शन अभी कराते हैं, सबका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जो आप देख सकते हैं इस समय मनीष दुबे जी मौजूद हैं, जो कि मुंबई में जो है वो प्रवक्ता है एनसीपी के, जो शरद चंद्र पवार की पार्टी है, उनके प्रवक्ता है। साथ ही साथ हमारे साथ उमर कपूर जी भी मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं मेरा भाईंदर, मेरे थाने का एरिया है वहां पे, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता है। वही हमारे साथ जो है इस समय अभिषेक जो है, अभिषेक कुमार मिश्रा मौजूद हैं। वो जो है पॉलिटिकल जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं वो भी, और जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, उनकी भी हम टिप्पणी सुनेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ यूबीटी पक्ष के भी जो नेता मौजूद हैं, दीपेश जी, जो कि युवा सेना के जो है वो भी मीरा भाईंदर के जो है जिला अधिकारी हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अभिषेक, आपके पास आते हैं। अभिषेक, ये बताइए, अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए हैं। अभिषेक, अब क्या लग रहा है कि यहाँ से क्या कांग्रेस को कुछ सीखने की जरूरत है, या फिर ये जो महाराष्ट्र में जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद जो बीजेपी का मोरल कहीं ना कहीं डाउन लग रहा था, उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भरने की जो है वो इस चुनाव के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? क्या देख रहे हैं? आपकी टिप्पणी पहले लेना चाहेंगे अभिषेक। जरूरी जो अभी सबसे जरूरी बात है कि ये बहुत बड़ा एक सबक है कांग्रेस के लिए कि हरियाणा के जो चुनाव थे वो बहुत पहले से निर्धारित थे कि इवन बीजेपी भी बहुत अपने आप को मान चुकी थी कि वो टक्कर में नहीं है या क्लीन स्वीप करने वाली थी कांग्रेस, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था। जितने यहाँ तक कि एग्जिट पोल्स भी आपने देखे होंगे तो वो कांग्रेस की जीत के पूरे अनुमान लगाए जा रहे थे। और उस दौरान मतलब रिजल्ट का इस तरह से बदल जाना ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि ये नारा दिया गया था किसान जवान पहलवान सबका अपमान हुआ हरियाणा में और कांग्रेस सबको चित करेगी और एक तरफा चुनाव जैसा कि बताया जा रहा था, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया इसके। तो एक तो ये अति आत्मविश्वास की जो बात है कांग्रेस के अंदर जो अभी आई हरियाणा चुनाव के बाद, इसके बाद जो इनके अंदरूनी कलह हैं वो भी कहीं ना कहीं अब एनालिसिस होगा इसका कि क्यों हार हुई, तो उस पर बहुत सारे कारण सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। विशेष बात यह है कि इस विश्वास से सीखने की जरूरत है, बहुत बड़ा सबक है ये कांग्रेस के लिए। और गठबंधन के साथ भी जो हरियाणा में चीजें हुई, जैसे सपा के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, आपने भी बहुत कोशिश की उसमें गठबंधन नहीं हो पाया, कई सीटों का नुकसान इस वजह से भी हुआ। तो कम से कम महाराष्ट्र में इन चीजों से सबक लेकर उतरने की जरूरत है ताकि महाराष्ट्र में वो खेल ना हो जो हरियाणा में हुआ है। इसके लिए विशेष तैयारी करनी चाहिए और गठबंधन से एक बहुत बढ़िया एक तालमेल बनाकर कांग्रेस को उतरना चाहिए। बहुत जरूरी सबक मिला है हरियाणा में। जी बिल्कुल। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आज संजय राउत जो है यूबीटी पक्ष के, उनका भी जो है एक बयान आया है सामने, अगर वो बयान हमारे पास है तो एक बार जरा प्ले करें ताकि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी सुन पाए और साथ ही साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं जो जुड़ते चले जा रहे हैं हमारे साथ वो भी सुन पाए कि आखिर संजय राउत जो है उन्होंने क्या बयान दिया है और हरियाणा के चुनाव पर। एक बार अगर हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार उसे प्ले कर सके तो कर दीजिए एक बार। मैं हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। सीएम साहब का रिएक्शन देख केंद्र में लेते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी, इनका भी अभिनंदन करना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम कर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मन से काम किया और जो कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। वो जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियाँ बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत दुटप्पी दोगली रणनीति है और इसका निषेध भी करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हरियाणा की जनता ने, जो किसान, जवान, पहलवान, सभी लोगों ने मिलकर, पूरी जनता ने मिलकर सभी लोगों के नैरेटिव फेल कर दिए और आदरणीय मोदी जी के काम को पसंद कर दिया और इसलिए वहाँ पर तीसरी बार लगातार हैट्रिक हो गई। डबल इंजन की सरकार की जीत हुई है। जी, तो ये महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का रिएक्शन हम लोग देख रहे थे अभी। और हालांकि अभी बीजेपी जो है वो जो चुनाव के परिणाम है उनसे काफी गदगद है। अब हम आज चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र का चुनाव है और ऐसे में महाराष्ट्र को लेकर के हम सबसे पहले हम चलते हैं उमर सर, आपके पास हम लोग आते हैं, अगर मेरी आवाज आ रही होगी तो। अब जिस तरीके की तैयारी हम देख रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से पूरा जो है तैयारी की गई थी, उनकी तरफ जो है पूरा रिजल्ट जो है वो जा रहा था, ऐसा देखने को मिला, लेकिन अचानक से पलट गई बाजी। अब ऐसे में महाराष्ट्र में राहुल गांधी पहुंचे थे, हमने देखा कि शुरुआत ही उन्होंने पहली बॉल पे 6 मारा जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी का जो प्रतिमा था उसका अनावरण किया और साथ ही साथ संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के उन्होंने जिस तरीके से संबोधन किया। और उसके बाद हमने देखा कि कहीं दलित के घर भी पहुंचे थे और बहुत सारी बातें हुई थी जब उनके वीडियो आया। तो किस तरह की तैयारियां महाराष्ट्र में चलेंगी और क्या सर इस बार कुछ रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? उमर सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले जी तो मैं सर। नवरात्रि के इस अवसर पर सभी आपके दर्शकों को, आपको, आपके चैनल को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आने वाले दशहरे की भी शुभकामनाएं। और आपको भी सर। आप अभी जो आपने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए, इससे पहले हरियाणा में चुनाव हुए। देखिए, हरियाणा में चुनाव के पहले लोगों ने मैंडेट कांग्रेस पार्टी को दिया था और कांग्रेस पार्टी बहुत ही अच्छे तरीके से, हमारे राहुल गांधी जी ने मेहनत की है हरियाणा के लिए। हरियाणा में जो लोगों का जो अपमान किया गया, लोगों के साथ जो चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे ये खिलाड़ियों का मसला हो, उसी सबको देखते हुए पब्लिक ने इलेक्शन के पहले कांग्रेस की तरफ पूरी तरह से झुक गई थी। इलेक्शन के बाद क्या हुआ, मैं कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो लोगों ने मैंडेट बीजेपी को दिया है, बीजेपी की वहाँ पे सरकार हो गई है और कांग्रेस को भी अच्छा बहुमत वहाँ पे मिला है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने एकदम से निचले स्तर पे चली गई। कांग्रेस ने बहुत अच्छी मेहनत की थी अपने उस चुनाव को जीतने के लिए। कांग्रेस के दिग्गज कार्यकर्ता, जिला AICC के प्रेसिडेंट, और अभी ये जो झूठी अफवाहें चला रहे हैं कि उनके गठबंधन की वजह से ये हुआ या किसी कारणवश ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, बीजेपी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। लेकिन हरियाणा की जो समीकरण है और महाराष्ट्र में जो समीकरण है, वो दोनों बहुत अलग है। हरियाणा के अंदर लोगों को, किसान के ज्यादातर लोगों को, किसानों को तकलीफ थी, खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। महाराष्ट्र में आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे युति की आज अच्छी ताकत है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पिछले 5 से 10 सालों के अंदर आप देखना चाहेंगे कि जो स्थिति महाराष्ट्र को किस हद तक गिरा दिया है, इस सरकार ने महाराष्ट्र को किस हद तक गिराया है। जैसे कि आपने देखा है कि एक बनी हुई सरकार को गिराकर, उसके नेताओं को तोड़कर, ईडी का प्रेशर लाकर, और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो गंदी राजनीति का खेल हुआ है, उस गंदी राजनीति का खेल लोगों ने इस महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। लोगों ने यहाँ बेरोजगारी देखा है, लोगों ने यहाँ किसान का दुख तकलीफ को देखा है। तो उस तरीके से ये जो मेट्रो सिटियां जो होती है महाराष्ट्र के अंदर, जैसे आप नासिक ले लो, पुणे ले लो, मुंबई ले लो,
नागपुर ले लो, जो बड़ी बड़ी सीटें हैं वहाँ पे कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी का वर्चस्व बहुत बेहतर है। और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को बहुत मुश्किल है कि महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाए, मुझे नहीं लग रहा है। और आपने अभी जो दिखाया शिंदे साहब का स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर है हमारे यहाँ के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि ठीक है हरियाणा में हार हुई है लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस स्वीप करेगी और अच्छी ताकत के साथ स्वीप करेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि महाराष्ट्र की स्थिति अलग है और हरियाणा की स्थिति अलग थी। हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव हुआ, वन साइड चुनाव था, एक भी चैनल ने ये नहीं दिखाया कि कहाँ पे कांग्रेस मार खा रही है। हर चैनल ने 50 से 60 सीटों का अनुमान दिखा रहे थे। और लास्ट में देखिए पब्लिक है वो, जब पेटियां खुलती है और पेटियां खुलने के बाद में किसको मैंडेट मिलता है, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति महायुति महाविकास आघाड़ी की बहुत मजबूत है और बहुत अच्छे सीटों के साथ चुनाव लड़ेंगे और अच्छे सीटों के साथ जीतेंगे। क्योंकि देखिए जो जो आज आप देख लो, उद्धव जी हो, चाहे हमारे नेता नाना पटोले जी हो, या राष्ट्रवादी से शरद पवार जी हो, हर चीज को उनको हर एक चीजों को बैठ के समझौता करके समझ कर निर्णय ले रहे हैं। हरियाणा में शायद कुछ गलतियां हुई होगी जिस कारण कुछ सीटों के ऊपर जो 8-10 सीटें बता रहे, जिसके ऊपर बहुत ही कम मार्जिन के ऊपर इलेक्शन रहा है, वही 8-10 सीटों का फर्क पड़ा है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा क्योंकि सब नेता यहाँ के सुलझे हुए नेता है, वो बीजेपी को समझ चुके हैं, बीजेपी की परिस्थितियों को समझ चुके हैं कि वो कैसे लोगों को डराते धमकाते, किस तरीके से ईडी का प्रेशर लगाते, किस तरीके से सीबीआई को बुलाते। और उनके पाले में जाते ही वो सब सीबीआई ईडी वाले लोग जो रहते हैं वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थिति बहुत मजबूत रहेगी और वन साइड महाविकास आघाड़ी स्वीप करके महाराष्ट्र में सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। 101% महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है। और आने वाले समय में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जो सीटों का बंटवारा है वो भी सही तरीके से चल रहा है और सही तरीके से यहाँ पे इलेक्शन होगा महाराष्ट्र के अंदर, जिसके अंदर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ दीपेश जी और मनीष दुबे जी भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम संजय राउत साहब को भी सुन लें कि वो क्या कह रहे थे। उनका भी एक रिएक्शन सामने आया है, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस विचार है? बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का विजय है। वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई।
उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। मनीष सर, आप सुन रहे थे, आपके पास आते हैं सबसे पहले, क्योंकि अब लड़ाई महाराष्ट्र में है। और दीपेश जी, आपको भी सवाल आपके लिए भी है। हम चाहेंगे कि आप भी, मनीष जी अगर जवाब देंगे उसके बाद आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें कि अभी जिस तरह से हमने सुना, संजय राउत साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, चाहे गठबंधन बनाने की या जो भी बात रही हो। लेकिन अब लड़ाई अगर महाराष्ट्र में है तो जाहिर सी बात है, ये बात महायुति को भी पता है और तमाम नेताओं को भी पता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को जीतना जो रहा है वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस बीच में खड़े हैं दो दिग्गज और दोनों राजनीति के धुरंधर हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, एक है यूपीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे और दूसरे हैं शरद पवार, एनसीपी के जो प्रमुख हैं। तो नहीं सर, लगता है कि जिस तरीके की रणनीति जो हरियाणा में चली गई है, जिस तरीके की रणनीति बनाई गई हरियाणा में, अब लड़ाई महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर है, महाराष्ट्र की धरती पर है, तो लगता है कि बीजेपी फिर से कुछ करने में कामयाब होगी, या फिर लगता है कि नहीं, इस बार जो है, जो लोकसभा चुनाव में जैसा कुछ हुआ उससे भी बेटर जो है इस बार एनडीए करने वाला है? क्या रणनीति है, क्या कुछ चल रहा है? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। सर अनम्यूट कर दीजिएगा एक बार। जी मनीष जी, आपका और हमारे सभी जो यहाँ पे बैठे हुए सब हमारे गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के भी है, हमारी यूबीटी के भी है, तो मैं सबका स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है और 180 के ऊपर हमारी सीट आ रही है। हरियाणा की लड़ाई अलग कुछ लड़ाई थी, महाराष्ट्र की अलग ढंग की लड़ाई है। वहां पे जो उन्होंने, कांग्रेस ने जो प्रबंधन किया, ओवर कॉन्फिडेंस के हिसाब से उन्होंने प्रबंधन किया, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और महाराष्ट्र में हमारे जो नेता आदरणीय पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और नाना पटोले साहब के नेतृत्व में हम लोग कोई भी और कॉन्फिडेंस नहीं है। एक एक सीट के एक एक बूथ पे हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से हमने लोकसभा में परफॉर्मेंस किया उसी तरह से विधानसभा में परफॉर्मेंस होगा और 180 के ऊपर हमारी सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में आएगी। और साथ में दीपेश जी, संजय राउत जी के मैं बात कर संजय राउत जी की बात का भी समर्थन करूंगा मैं कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा और हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ा। तो आपको ये तो कांग्रेस को पहले ये समझना पड़ेगा कि पूरे देश में अगर उनको जीतनी है, फतह हासिल करनी है, तो इंडिया गठबंधन के माध्यम से अगर आप साथ में मैदान में जाएंगे तो सबको फायदा होगा। अगर आप खुद अकेले दम पे चुनाव लड़ने जाएंगे तो आपको भी नुकसान होगा और उसका इफेक्ट सबको पड़ने वाला है। तो आप एक बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपकी पार्टी का है, तो आपको सबको समाहित करके, सबको साथ में लेके महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, इंडिया गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहिए। इसका सभी को फायदा मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी दीपेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप हाल ही में आप लोगों ने बीजेपी को पटकनी भी दी है, सीनेट चुनाव हुए थे उसमें, और युवा मोर्चा के आप अभी अधिकारी भी हैं। दीपेश जी, अनम्यूट करके आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में आप लोग रोकने वाले हैं बीजेपी के इस विजय रथ को, क्योंकि हमने देखा कि हरियाणा में पूरी तरीके से जो है, एक तरीके से जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हो गया है। अनम्यूट कर लीजिए दीपेश जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी ऑडिबल हूँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दीपेश जी से संपर्क टूट गया लग रहा है हमें। ठीक है, वो जुड़ेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि बात कर रहे थे। देखिए, एक सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे, जो अलग दिख रही है, डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है, वो ये है कि बीजेपी जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने मोदी के चेहरे पे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा, और इस बात का उन्हें अंदाजा लग गया था कि जो 2014-2019 में जो सिचुएशन है वो इस बार नहीं है। और साथ ही साथ जो है, दीपेश जी एक सवाल ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। वो जो है 2024 में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। इस बात का सबक बीजेपी ने लिया है। शायद हमने देखा कि चुनाव जो हरियाणा में हुआ उसमें 2 साल पहले, थोड़ी देर पहले ही सीएम बदल दिए गए, कई सारी वहां पे रणनीति बदली गई। तो एक सबक लेते हुए लगता है, जिस तरीके से संजय राउत कह रहे थे अभी, कि कई सारी चीजों को उन्होंने होमवर्क किया है, और जाहिर सी बात है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी भी रणनीति तैयार होगी। पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि नेटवर्क इश्यूज के वजह से, कुछ ग्लिचेस के वजह से बार बार ये कनेक्शन लॉस्ट हुआ जी।
और दूसरी बात ये कि देखिए हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, ये कहना बहुत आसान है कि परिस्थिति अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। लेकिन एक बात तो है कि जहाँ ये बात पता चलती है, जैसे कि हरियाणा वाले मामले में हुआ कि बीजेपी को कहीं ना कहीं से पता थी कि एंटी इनकमेंसी हो सकती है, 10 साल से वो शासन और सत्ता में है, पहलवान, किसान, जवान सारे नाराज चल रहे हैं, ग्राउंड से भी ये रिपोर्ट्स आ रही थी लगातार। तो वहां पे उन लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया, बूथ स्तर पे लोगों से संपर्क कैसे साधा, कैसे लोगों को तैयार किया और अपनी चीजों को जो उनके ग्राउंड पे मजबूती है उनको कैसे ठीक किया, आपसी मतभेद को कैसे ठीक किया, जो दूसरी पार्टी से लोग आए उनको किस हिसाब से टिकट दिया गया। और ये सारे ग्लिचेस जो थे वो कांग्रेस में कहीं ना कहीं थे, क्योंकि कांग्रेस ग्राउंड पे बहुत मजबूत दिख रही थी, लेकिन वो एक आपसी जो एक गठजोड़ होता है उसमें अभाव दिखा, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में अभाव दिखा। अब तो टिकट बांटने पर भी सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो जीतते नहीं। उसके बाद अपने पार्टी के लोगों को जोड़ने में जो लोग अलग होकर चुनाव लड़े, इंडिपेंडेंट लड़े, जिनको टिकट मिलना था, उन लोगों ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। तो महाराष्ट्र वाले मामले में इससे काफी सबक लेने जरूरत है, क्योंकि आपने गठबंधन किया नहीं। अब महाराष्ट्र में इनकी स्थिति यूबीटी से और शरद पवार से बहुत इनकी कमजोर है। अब सीटों के तालमेल में अगर ये बढ़िया से सामंजस्य से नहीं बैठा पाएंगे और उसमें कुछ दिक्कत होगी, तो फिर लोगों के मन में वो कंफ्यूजन, स्थायी सरकार तो चाहिए ही चाहिए। और जब हरियाणा को आप नहीं भुना पाए तो एक स्थिति जो बहुत आसान वाली है महाराष्ट्र में वो नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको गठबंधन के साथ रहना है, आपको बहुत अच्छी योजनाएं लेकर जाना होगा। तो इसमें बहुत संभल के और सावधानी से, और अभी से एक्चुअली कांग्रेस के साथ एक दिक्कत और भी, ये काफी लेट जगते हैं ऐसा लगता है। हरियाणा के टिकट के मामले में वो ये काफी लेट टिकट बांटना इन्होंने शुरू किया। तो इन सब चीजों पर भी कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है महाराष्ट्र में। जी जी, निरंजन सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरंजन सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके पास हम आएंगे। दीपेश जी से एक हम सवाल पूछा था हमने, दीपेश जी कैसे रोकेंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए इस बार? हमने देखा कि बहुत सारे रणनीति तो बन रही है, और मेरा वही सवाल था, सीनेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप लोगों ने, युवा सेना जो है। अब असली लड़ाई अब विधानसभा चुनाव की आ गई है सर पे, तो मिनी तो जीता आपने, अब जो फिनाले है इसके लिए क्या रणनीति? सर्वप्रथम सारे पैनल के जो भी सहभागी है उनको सबको मैं नमस्कार करता हूं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ जो आपका हरियाणा का जो प्रश्न था, हरियाणा में थोड़ा सा हमने शायद वोटर्स को ओवर कॉन्फिडेंस में लिया, और ओवर कॉन्फिडेंस लेते समय जाट समाज पे हमने, मतलब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो उधर के राज्य के जो पदाधिकारी है उच्च राज्य स्तरीय, उन्होंने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लग रहा है कि जाट समाज पे अति विश्वास रखा, लेकिन उस पे बीजेपी ने मात खाई। उन्होंने बहुत सारा पॉलिटिसाइज करने का कोशिश किया समाज, और जैसे उनका पोलराइज करने का जो तरीका है ही पहले से, तो उस पे जातवाद, प्रांतवाद और धर्मवाद पे उन्होंने पोलराइज कर, इधर जातवाद पे ज्यादा पोलराइज किया और वो उस पे मात खाए। जबकि शुरुआत से देखा जाए तो शुरुआत से तो लग रहा था कि कांग्रेस ही बाजी मारेगी सुबह 12-1 बजे तक, जैसा आपने ये पोल्स देखा होगा तो शायद अपने कांग्रेस के साथ थे वो, लेकिन शाम होते होते पूरा पलट गया। तो आपने अगर पूरे स्टेटिस्टिक्स देखे होंगे तो जो उम्मीदवार, जो कांग्रेस के उम्मीदवार 1000, कोई 5000, कोई 500, कोई 600, इतने डिफरेंस के साथ हार गए। मतलब ये जो डिफरेंस है भले ही छोटा है, लेकिन बहुत उसमें कुछ आत्मचिंतन करने की जरूरत है कांग्रेस पक्ष को हरियाणा में। वैसे ही एक हमको महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को एक सबक मिला है कि हम मतदारों को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। लोकसभा में जाहिर है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी का, इंडिया गठबंधन का हुआ है लोकसभा में, पर विधानसभा में हम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। ये हमारे लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए, युवा सेना के लिए, शिवसेना के लिए एक अच्छा मैसेज है कि भाई आपको तैयार रहना है। कैसा है ना, हर स्टेप लेते समय अब दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ता है, तो वहां पे जो गलतियां हुई उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। और ये एक जो हरियाणा का एक मैसेज आया वो वर्ल्ड, अपना पैन इंडिया के लिए, पैन इंडिया के जितने भी इंडिया गठबंधन के साथीदार है उनके लिए मैसेज है कि मतदारों को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो। 1 मत या 500 मत या 1000 मत, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो उसी हिसाब से महाराष्ट्र में जब आएंगे, तो महाराष्ट्र में तो अभी स्थिति देखा जाए तो महाराष्ट्र में शक्यता 100% है कि 150 प्लस, जो अपना 150 प्लस अपन, मतलब अपना एक बहुमत यहाँ पे महाराष्ट्र में चुन के आने वाले, क्योंकि ये जो स्कीम्स, लड़की बहन योजना, अन्य जो ये सब बोगस स्कीम्स है,
तो ये स्कीम्स के माध्यम से लोगों को रिझाने का कोशिश किया जा रहा है और ये लोगों को अंदर से पता है, सबको पता है कि उनके एक अन्य ऐसा तो है बीजेपी वालों ने तो खुलेआम बोल दिया कि ये सब हम वोट्स के लिए कर रहे हैं। तो लोग मूर्ख नहीं है, लोग ज्यादा समझदार है। आज के जो नेता है उनसे ज्यादा समझदार है, उनको पता है वो किसको मुंह मत दे रहे, क्यों दे रहे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लोगों का जो कल है, लोगों का जो झुकाव है वो महाविकास आघाड़ी की तरफ ही होगा और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, ये तीनों का गठबंधन के लिए ही झुकाव होगा और अच्छा परफॉर्मेंस महाविकास आघाड़ी लोकसभा के तरह ही, उससे बेहतर अगर हम ज्यादा मेहनत करें, टेकन फॉर ग्रांटेड ना करें, गलतियों से सीखे, तो उससे ज्यादा हम मेहनत करेंगे तो ज्यादा सफलता पाएंगे। जी निरंजन सर, अभी आपने सुना होगा दिव्य जी क्या कह रहे थे सर, ये जो रणनीति बीजेपी जो बना के चल रही है, हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके के फैसले लिए गए हरियाणा चुनाव में, अब जाहिर सी बात है कई सारे फैसले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी किए जाएंगे और रणनीति जो है वो महायुति और खासकर बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी। और ऐसे में जितने भी नेता हैं एमवीए गठबंधन से जुड़े हुए, सबकी नजरें जो है वो खासतौर पर शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब पे है, क्योंकि ये दो बड़ी क्षेत्रीय पार्टियों के प्रमुख नेता हैं और ये सभी अच्छे से जानते हैं कि किस किस तरीके के दांवपेच महाराष्ट्र में खेले जा सकते हैं। तो यहाँ से सर क्या ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और कौन कौन से ऐसे हथकंडे हैं जिससे सावधान रहने की ज्यादा जरूरत है एमबीए को अब इस समय? निरंजन सर, सर अनम्यूट कर लीजिए सर एक बार अपना माइक। जी हाँ जी, मुझे लगता है ये सारी बहस जो शुरू हुई है वो ये सोचकर हो रही है कि हरियाणा के नतीजे जो आए हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र में कुछ गलत असर होगा, ऐसा सोच के ये हो रहा है। पहली बात तो मुझे लगता है कि हरियाणा का जो रिजल्ट आया है, बीजेपी और कांग्रेस में वोट का डिफरेंस 0.624% है, 0.62% प्रिसाइजली अगर उनका डिफरेंस निकालेंगे तो खास कोई डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली कांग्रेस के वोटों में पिछली तुलना में 11% बढ़ोतरी वहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी बार बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया, मतलब एक बलात्कारी को पैरोल पे छोड़ दिया, जो छोड़ने वाला अधिकारी है राम रहीम को, उसे ही उम्मीदवार बना दिया, उस जेलर को वहां पे। तो इतने निचले स्तर पर वहां पर जाकर बीजेपी लड़ी है, ये हम सभी ने देखा है। और बीजेपी का ये अपना डर था कि जाट समुदाय पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि किसान, जवान, पहलवान सब परेशान है, तो जाट हमारे खिलाफ रहेंगे। ये सोचकर उन्होंने काउंटर पोलराइजेशन करने की बहुत कोशिश की, दलित वोट खींचे जाए, इसलिए शैलजा कुमारी के नाम से एक बड़ी कंट्रोवर्सी वहां पर खड़ी की गई। तो उसके बावजूद ये जो हार है और मैनिपुलेशन किस तरह से हुआ वो आया है, मतलब कल कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ईवीएम जिसके 90% से ज्यादा बैटरी चार्जेस है, बैटरी है, वहां पर सिर्फ बीजेपी को 60-70% वोट मिल रहे थे और जो 60-70% बैटरी कैपेसिटी बची हुई है वहां सारे कांग्रेस लीड पे थी। जो पोस्टल बैलेट गिने गए, पोस्टल बैलेट में 70-72 सीटों पर कांग्रेस आगे थी। अब आप मुझे बताइए कि जो इंसान हाथ से वोट दे रहा है, मतलब और पोस्ट करके बैलेट भेज रहा है, वहां पर कांग्रेस 70-75% प्रतिशत आगे है, वोटर का झुकाव उनकी तरफ है। अचानक मशीन की गिनती जब शुरू होती है तब कुछ देर बाद 2 घंटे जहां इलेक्शन कमीशन के अपडेट्स आना लेट शुरू हो जाता है, तभी ये पूरा मतलब कांग्रेस पिछड़ जाती है और बीजेपी आगे जाती है। तो हरियाणा के चुनाव को भी मैं उस तरह से हार नहीं मानता हूँ, बिल्कुल। हाँ, अब महाराष्ट्र के चुनाव में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सीख ले सकते हैं हरियाणा के चुनाव के। बिल्कुल तुरंत हर मशीन का फॉर्म 17C, हर ईवीएम मशीन का फॉर्म 17C तुरंत उस मशीन का काउंटिंग होने के तुरंत बाद वहां के महाविकास आघाड़ी के पोलिंग एजेंट्स ने तुरंत वहां पर उनसे साइन करके लेने चाहिए उससे। और अपनी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम महाविकास आघाड़ी की होनी चाहिए जहां वो कंटिन्यूअसली अपडेट देते रहेंगे फॉर्म 17C के। ये करना चाहिए, ये इतना बड़ा स्टेक है। महाराष्ट्र जैसा राज्य कोई मामूली राज्य नहीं है, इस देश की फाइनेंशियल कैपिटल है
और इस फाइनेंशियल कैपिटल का चुनाव आप लड़ रहे हो, तो ये टेक्नोलॉजिकली भी आपको बहुत एडवांस रहना ही पड़ेगा। ये मतलब इतने भोलेपन से मानकर नहीं चलना चाहिए। ईवीएम मशीन स्टोर किए जाएंगे, जिस वेयर हाउस में स्टोर किए जाएंगे वहां पर 24 घंटा काउंटिंग के दिन तक पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है पिछले चुनाव में बीजेपी किस तरह से ईवीएम रिप्लेस करती है। तो ये सब करना पड़ेगा। तो ये इनको मैं गलतियां मानता हूँ, ये नहीं किया होगा हरियाणा में उन लोगों ने, ये फॉर्म खासकर फॉर्म 17C के बारे में भी नहीं किया। लेकिन महाराष्ट्र में, जैसे अभी हमारे एक गेस्ट कह रहे थे कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के 2 चेहरे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। कांग्रेस का उस तरह से स्टेट लेवल का कोई चेहरा नहीं है। वो चेहरा राहुल गांधी ही बनेंगे, और उसके संकेत उन्होंने कोल्हापुर में आके दे दिए हैं जी। महाराष्ट्र में वही मेन फेस कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। लेकिन लोकल लेवल पे एक लीडरशिप प्रोजेक्ट करनी पड़ेगी, जो 100% मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की ही करनी चाहिए, उनकी ही यहाँ पर होनी चाहिए। मैंने खुद पार्लियामेंट इलेक्शंस में कैंपेन किया था। मैं आई वाज वन ऑफ द स्टार कैंपेनर्स फॉर कांग्रेस पार्टी। अभी भी मैं, मतलब इनफैक्ट जब लोकसभा चुनाव खत्म हुए तब से लेके परसों तक मैं हर रोज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सभा ले रहा हूँ। पूरा मराठवाड़ा हो गया, पूरा विदर्भ हो गया। हम ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ कि ये कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा या शिवसेना की रहेगी या एनसीपी की रहेगी। इसके बगैर महाविकास आघाड़ी आनी चाहिए और बीजेपी हारनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जरूरत है महाराष्ट्र की, क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब अभी जो कह रहे थे कि लाडली बहन का जो ये महाराष्ट्र के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की 2 महीने की सैलरी रोक दी है, क्योंकि लाडली बहन के लिए पैसा देना है। मैं जहां रहता हूं वहां पर 2 कर्मचारी है जो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं, उनकी सैलरी 2 महीने के लिए रोकी गई है, क्योंकि लाडली बहन के लिए पैसा देना है। लाडली बहन में भी कितनी गलत चीजें की गई है ये भी सामने आया है। जो फार्मर, लेडी फार्मर सोलापुर में 500 टन गन्ना जिसने उगाया है, उसको 3,000 रुपया भेजा गया है, और उसको पता ही नहीं उसके नाम से फॉर्म किसने भेजा है। 6 मर्दों ने भरे थे लाडली बहन। तो विदाउट स्क्रूटिनी ये बस पैसा फेंक रहे हैं अभी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम इस महाराष्ट्र में आप भी जानते हो, मेजॉरिटी रूरल वोटर्स ये सारे किसान हैं, मेजॉरिटी, और उनके ही बच्चे अभी अर्बन एरियाज में है। सोयाबीन की हालत क्या है? 2014 में जो कीमत थी उससे कम कीमत आज 2024 में दी जा रही है। 2014 में जो दूध की कीमत दी जाती थी उससे कम कीमत आज दूध के किसानों के लिए दी जा रही है। ये बहुत बड़ा आक्रोश महाराष्ट्र में मौजूद है ऑलरेडी इनके खिलाफ। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के हम अस्मिता और प्रतीक बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू, ये कोंकण एरिया में वहां पर मालवण में गिर जाने के बाद पता चला कि वो खोखला था अंदर से, और जो स्कल्प्टर ने उसे बनाया था जयदीप आप्टे, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की, उस एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, वो उस एफआईआर में उसके खिलाफ सदोष मनुष्यवध, कल्पेबल होमिसाइड का क्राइम रजिस्टर किया है। जैसे ही उसको कोर्ट में हाजिर किया, उसके वकील ने बोला कि कौन से मनुष्य की यहाँ पर हत्या हुई है या देहांत हुआ है, तो किसी मनुष्य का नहीं था। 20वें मिनट में उसको जमानत मिल गई, 20वें मिनट में। बदलापुर में क्या हुआ, किस तरह से उस लड़की के साथ बलात्कार वहां पर हुआ, किस तरह से उस आरोपी को एनकाउंटर कहकर मार डाला गया, उसकी हत्या हुई है। बदलापुर की घटना के दूसरे दिन नासिक में 5 साल की लड़की के साथ वाकया हुआ, उसके दूसरे दिन 19 साल की लड़की के साथ रत्नागिरी में वाकया हुआ। यहाँ औसा लातूर में 70 साल की बूढ़ी के औरत के साथ 2-2 बार बलात्कार हुआ। अब ये लाडली बहना नहीं है क्या इनकी? देवेंद्र फडणवीस की बहन वो बदलापुर की लड़की नहीं है? देवेंद्र फडणवीस की बहन वो नासिक की लड़की नहीं है या रत्नागिरी की नहीं है? कौन है फिर इनकी बहन? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस तरह से बहुत मुद्दे आगे भी चलकर आएंगे। किस तरह से महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज किस तरह से अलॉट की जा रही है अदानी के नाम पर और बाकी लोगों के नाम पर। हजारों करोड़ की जमीन मुंबई में, हजारों करोड़ की
जमीन मुंबई में अदानी को दी गई है, ऑलरेडी दी गई है। रिलायंस अनिल अंबानी का 1700 करोड़ का मेट्रो का जो कर्जा था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुका रही है। क्यों? उसका वो प्राइवेट लोन है, वो लाडला भाई, वो असली लाडला भाई है अनिल अंबानी। तो ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के रास्तों की क्या हालत है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर हल चलाया गया हो, इतनी बुरी हालत, और उसके बावजूद टोल लिए जा रहे हैं। छह रास्ते महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 3 दिन पहले उसका टेंडर निकाला गया, टेंडर अलॉट किया गया। 90,000 करोड़ के 6 रास्ते महाराष्ट्र में बनेंगे। 1 किलोमीटर रास्ते के लिए महाराष्ट्र सरकार पैसे देगी 273 करोड़। 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 273 करोड़ ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट दे रही है। सारे पेपर्स मेरे पास है, मैं लेके घूम रहा हूं हर जगह पे। इसका मतलब क्या? महाराष्ट्र, भारत सरकार के चांद्रयान को 600 करोड़ लगे थे। चांद पर पहुंचने के लिए उस यान को 600 करोड़ लगे थे। यहाँ हमें 1 करोड़ चलने के लिए 273 करोड़ सरकार देने वाली है, और वो हमारी जेब से निकाला जाएगा टोल लगा के। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं। किसी भी सूरत में हरियाणा के चुनाव का कोई भी असर महाराष्ट्र में नहीं होगा। मेरे दोस्त अभी यहाँ पर कह रहे थे 150 मेजोरिटी, मुझे गारंटी है 165 to 180 इतनी सीट्स महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की आएंगी। थोड़ी सी एहतियात, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में, और सीट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई नाराज भी हो जाता है तो भी उस लीडरशिप को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उसको समझाए, उसको बुझाए, उसको दोबारा कैंपेन में उसको ज्वाइन कर ले, और वो ये सब तुरंत होना चाहिए। इतना सब अगर कर दिया तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी का कुछ यहाँ हो पाएगा। ये 2025 में आरएसएस के 100 साल होने वाले हैं। हमें महाराष्ट्र में किसी भी सूरत में 2025 में महाराष्ट्र में आरएसएस की बीजेपी सत्ता में नहीं चाहिए। जी निरंजन जी, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, हमारे गेस्ट भी हैं साथ में, हम उनसे भी जी है समझना चाहेंगे, जो पहले आपसे ही सवाल करेंगे निरंजन जी, कि ये जो लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि महिलाओं के जो वोट है उसका ध्रुवीकरण करने की कोशिश, जिस तरीके से लाडली बहन योजना लाया गया और महाराष्ट्र की आधी आबादी को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महायुति ये साफ समझ चुकी थी कि 3 महीने में ये वोटर्स को अपने साइड लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसा क्या करें, उसको देखते हुए मॉनसून सत्र में रणनीति बनी और लाडली बहन योजना और तमाम चीजें लाई गई। अब देखिए, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, महाराष्ट्र के सीएम चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये कहीं भी जनता को जो संबोधित करते हैं, इनका संबोधन बिना लाडली बहन योजना का नाम लिए वो संबोधन जो है इनकम्प्लीट नजर आता है। तो समय रहते उन्होंने एक जो है मास्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश की। अब देखिए, जैसे से नजदीक आ रहा है, आप देखे होंगे कि उद्धव ठाकरे साहब हमेशा अपने संबोधन में बात कहते हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने भी 1 हफ्ते पहले भी ये बात कही थी कि महाराष्ट्र के तमाम जो वैभव है, जो संपन्नता है, उसको गुजरात ले जाने की कोशिश की गई। और अब देखिए, उसको भी इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार आ चुके हैं कई करोड़ के प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि एक मैसेज कन्वे हो कि महाराष्ट्र में हम बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये जो पूरी भूमिका बांधी जा रही है, अब नैरेटिव का भी एक बहुत बड़ा खेल जो है वो अब सामने आ रहा है। इसको जरा समझाइए सर कि कैसे टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि नैरेटिव बांधने में तो बहुत तेज है बीजेपी, हमने देखा, अभी महाराष्ट्र में भी हमने देखा। जी देखिए, महाराष्ट्र में मतलब मैं जो मानता हूँ, महाराष्ट्र के लोग ना बहुत सुलझे हुए हैं, और खासकर रूरल महाराष्ट्र के तो बहुत ही सुलझे हुए हैं। ये लाडली बहना के बारे में मैं जब अभी रूरल महाराष्ट्र में घूम रहा था, मराठवाड़ा में और विदर्भ में, तब मैं ये एक ही बात करता था कि लाश की दाढ़ी करने की, मतलब लाश की आपने अगर दाढ़ी बनाई तो जनाजे का बोझा थोड़ी कम होता है। ये लाडली बहना के नाम पे 1500 रुपए आपके मुंह पे फेंक रहे। गाय को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य माता अनाउंस किया, और महाराष्ट्र में जितनी गाय है हर गाय को 1500 रुपया दिया जाएगा। तो एक पशु और एक औरत दोनों को एक समान लेवल पे लाके रखा है इस सरकार ने। एक औरत को और एक पशु को एक लेवल पर लाके रखा है, और उसी बहन, उसी लाडली बहन के पर्स से पिछले 10 साल हर रोज ये सरकार पैसा चुरा रही है। 700 रुपया हर महीना गैस सिलेंडर के नाम पे चुरा रही है, 50 रुपया मिनिमम रोज का पेट्रोल के नाम पे उसके पर्स से चुरा रही है। उसको अपनी किचन में लगने वाली हर चीज पर
इस सरकार ने जीएसटी लगा दी जो कभी भी नहीं थी। ये याद दिलाना पड़ता है। मतलब नमक का सत्याग्रह जो महात्मा गांधी ने किया था वो नमक पर टैक्स लगा इसलिए किया था। आज कौन सी ऐसी चीज है जिस पर टैक्स नहीं है? किचन में लगने वाली हर एक चीज के ऊपर इस सरकार ने टैक्स लगाया हुआ है। तो उसकी पर्स से हर महीना आप 6-6, 7-7 हजार रुपया और उसके ऊपर जीएसटी लगाए, उसके ऊपर महंगाई हर चीजों के दाम में। अब उसके बाद उसके मुंह पे आप 1500 रुपया फेंक रहे हो और ये सोच रहे हो कि उसको हम ओबलाइज कर देंगे। ये महाराष्ट्र नहीं होगा। लाश की गाड़ी बनाने से जनाजे का बोझ कम नहीं होता है। उसने ढोया है ये। ऐसी कई घटनाएं हैं मराठवाड़ा में। बस मतलब लड़की को एग्जामिनेशन के लिए तालुका प्लेस जाना है, इसलिए बस का पास निकालना है। 282 रुपए का पास के लिए, बस के पास के लिए वो पिताजी से, जो किसान है, उनसे पैसा मांगती है। दिन भर घूमकर पिताजी घर पे जब वापस आते हैं तब कहते हैं कि नहीं जुटा पाया। एक दिन में 282 रुपए पिताजी, जो किसान है, एक जमीन के टुकड़े के मालिक है, वो 282 रुपए जमा नहीं कर पाए। रात को वो लड़की चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करती है कि मेरे पिताजी मेरे बस के पास के लिए 280 रुपया नहीं जमा कर पाए, ये मेरी शादी कैसे कर पाएंगे? वो ये कहाँ, ये रियलिटीज, ये स्टोरीज यहाँ पर है मौजूद। अब उस माँ को आप 1500 रुपया दोगे, क्या उसके दिल पे गुजरेगी? 66,000 स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, ये महाराष्ट्र में बंद कर दिए गए। 3 लाख टीचर्स बेरोजगार हुए। उनकी बीवियों को आप 1500 रुपया दोगे, लेकिन 3 लाख टीचर्स की नौकरी चली गई ना, रोजगार गया, उसका क्या होगा? तो ये लाडली बहन का नैरेटिव तो बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं बनेगा। हाँ, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए। आपको भी याद होगा, हम साथ में काम करते थे। बंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के अरबी समंदर में स्टैचू इसी प्रधानमंत्री ने किया था ना। और कहा गया था पानी में भूमि पूजन। पानी में कहाँ से भूमि पूजन होता है? तभी पता चला था कि ये नहीं हो पाएगा। तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रोजेक्ट पुतले का 10 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। उसमें हजारों करोड़ तो ऐसे ही खर्च हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू मिल के पास यही स्मारक बनाने वाले थे, उसका भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करके गए थे भूमि पूजन। क्या हुआ? हिंदू यहाँ पर एक ईंट वहां पर नहीं पहुंची है, उसको 10 साल हो गए। तो कितने भी प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर ले, कितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर ले, महाराष्ट्र की सरकार को, जनता को यकीन नहीं है भाजपा पे, नरेंद्र मोदी पे और देवेंद्र फडणवीस पे। जी उमर सर, अभी आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रंजन सर, खुल के उन्होंने ओपिनियन रखा और कई मुद्दों पर डेटा भी बताया उन्होंने। उमर सर, लगता है कि इस बार जिस तरीके से हमने कांग्रेस को देखा लोकसभा चुनाव में मजबूत होते हुए, और जिस तरीके से 1 सीट 2019 और कहा 13 सीट 2024 में, जमीन आसमान का फर्क है। तो इस बार महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में भी बन के उभरेगी, ये आपको लगता है? और राहुल गांधी क्योंकि अभी कोल्हापुर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से संबोधन किया है, तो महाराष्ट्र में अब तक तो फॉर्म में नजर आ रही है जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है। सर अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी आ रही है सर। उमर इन्होंने सर जो काफी बातें बताई है वो सराहनीय है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो अभी चल रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने रखी है और लोगों तक ये पहुंचेगी कि जिस तरह से इस महाराष्ट्र के अंदर ये गवर्नमेंट ने करप्शन जो कर रही है, करप्शन आपके सामने है। इन्होंने एक उदाहरण दिया अभी लाडली बहन का, वो इनको सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है। पुणे का कोई इंसान है जिसकी जमीन के कुछ उनको पेमेंट देना है, वो पेमेंट कोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो मैं लाडली बहन के ऊपर निर्णय लेता हूँ, इसको बंद करा देता हूँ। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी इस विषय को लेके। तो ये लाडली बहन सीधा लोगों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। ये इलेक्शन स्टंट है और इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है लाडली बहन का। और आप जैसे रोड की जो अभी इन्होंने बातें बताई है, आप अभी फिलहाल आप देख लो कि मीरा भाईंदर से अगर आप गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो ये रोड का काम, आरसीसी का काम चालू है। ये लोग 1 से 1.5 महीने से परेशान है
और वो रोड इतनी घटिया बनी है जिसकी कोई कदर नहीं है। आप अभी से उस कंक्रीटिंग रोड के अंदर खड्डे पड़ गए हैं और लोगों की जान जा रही है। इस गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे अच्छे फैमिली के लोग खड्डे में गिरकर एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ियों के नीचे आके मर रहे हैं। मतलब उस तरीके का काम ये सरकार कर रही है कि वो रोड इतनी, आप देखो ना 4-4 घंटे 5-5 घंटे से आप वसई विरार नहीं पहुंच पा रहे हो, ऐसी स्थिति है। और ये कह रहे कि विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? ये विकास किसका हो रहा है? जब इतनी घटिया काम रोड के ऊपर हो रहे हैं तो किसका विकास हो रहा है? इसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की सरकार होगी। और महाराष्ट्र का नेतृत्व, सर ने कहा कि राहुल जी का तो सहयोग हमेशा रहेगा महाराष्ट्र के ऊपर, वो हमेशा एनी टाइम अवेलेबल है कि महाराष्ट्र के अंदर आने के लिए। लेकिन यहाँ के लोकल लीडर्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। नाना पटोले जी हो, बाला साहेब थोराट हो, पृथ्वीराज चौहान है, इनका भी अच्छा सहयोग महाराष्ट्र को मिल रहा है। और ये लोग शरद पवार साहब हो चाहे उद्धव जी हो, इनके साथ बैठकर महाविकास आघाड़ी हर निर्णय ले रही है। जैसे हरियाणा के अंदर जो स्थिति लोकल लीडरशिप ने अगर उसमें कहीं गलतियां की होगी, जिस गलतियों की वजह से आज कांग्रेस को वहां भुगतना पड़ रहा है कि 100% जीती हुई सरकार और मतलब जो बाजी हमने 100% जीत ली थी वो किसी मुद्दे को लेकर वहां पे हमारी सरकार नहीं बन पाई है। तो वो जो होना है वो महाराष्ट्र में कोई हाल में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लीडर वो लीडरशिप ने उस तरीके का मन बना चुका है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि तीनों महाविकास आघाड़ी को, इंडिया अलायंस को चुनाव में जाने से पहले सीएम भी डिक्लेयर कर देना चाहिए। क्योंकि जिस मेहनत के साथ एमपी के अंदर चुनाव हमने जो ताकत के साथ लड़ा है और जिस ताकत के साथ हमने कांग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है, तो ये महाविकास आघाड़ी जो एक साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है उसकी देन है। वो सभी की मेहनत है, जिस मेहनत की वजह से कांग्रेस एक नंबर की पार्टी उसमें आई है। तो कांग्रेस को अभी छोटा बड़ा भाई या बड़ा भाई के न समझ के लोगों को एक साथ मिलकर, लोगों के साथ बैठकर, महाविकास आघाड़ी के साथ बैठकर हर सीट एक जैसा इन्होंने एक बूथ के ऊपर निर्णय लेके और चुनाव लड़ना चाहिए कि यहाँ से बीजेपी की सरकार को किस तरीके से आज खत्म कर देना चाहिए। मतलब ये जो सरकार जो देश के अंदर आज चल रहा है, आपने देखा होगा सर ने बताया कि जो ईवीएम के अंदर जो तरीके से 70% और 80% 90% की जो चार्जिंग है वो सही है कि ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन लोग उस मुद्दे को बोल नहीं पा रहे हैं। बैलेट पेपर से जो 72 सीटें कांग्रेस की उस वक्त दिखा रहे थे, तो वो ईवीएम का मुद्दा है, लेकिन वो उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता नहीं, तो वो विषय के ऊपर हम जाना नहीं चाहते। जो पब्लिक ने मैंडेट दे दिया और वहां पे हरियाणा में सरकार चली गई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर सभी को ताकत के साथ ये जो बैलेट पे ईवीएम मशीन है उसके निगरानी में जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो भी चुनाव होगा, उन सब की जवाबदारी महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं की जवाबदारी रहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग रूम के ऊपर कड़ी नजर होनी चाहिए, जिससे वो मैनिपुलेट उस ईवीएम मशीन को न कर सके। और 100% महाराष्ट्र के अंदर लोगों का मैंडेट है। जिस तरीके से शिवाजी महाराज का पुतला 3 से 4 महीने के अंदर गिर गया और वो करप्शन उसके ऊपर कितना बड़ा हुआ है, ये भी जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे देश के अभी जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्ट्रैक्टर उस पुतले को बनाया है। और वो पुतला जिस तरीके से गिरा है, ये पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। और ये महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है, शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है, महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है। वो इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए आने वाले समय में ये बीजेपी सरकार को बता देने वाले हैं कि आपने जो इतना करप्शन इस महाराष्ट्र के अंदर लाया है, वो कोई भी हाल में ये आपकी टिकेगी नहीं। आप अब कितना भी सीबीआई या ईडी लोगों के ऊपर लगा लो, अब लोग डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, डरो मत, सामना करो। तो अब लोगों को हिम्मत आ गई है। आपने देखा होगा कि अनिल देशमुख ने कितने सालों तक जेल में रहकर भी उनके नीचे झुकने वाली बात नहीं की, वह सब स्थिति को संभाल रहे हैं। तो जय न्याय सुधीर, आपने राउत साहब को सुना है, उनको भी जेल में डाला था, वो भी बाहर आए। राउत साहब भी, उनका भी स्टेटमेंट बहुत बेहतरीन है कि 370 आपने हटाया कश्मीर के लिए, क्या क्या नहीं किया, फिर आप कश्मीर में क्यों नहीं जीते? कश्मीर में भी जीतना चाहिए था। तो लोगों ने नाकारा ही है। देखिए, इनको बीजेपी को इस चुनाव में नाकारा है।
इनका संविधान बचाने का जो मुद्दा है, राहुल जी बार बार बोल रहे हैं कि संविधान बचाओ, तो संविधान बचाओ का मतलब ही ये है ना कि आप किस तरीके से देश के अंदर ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों के ऊपर किस तरह से जबरन तरीके से उनको अपनी पार्टी में लेके आ रहे हो। तो वो जो संविधान है, अगर संविधान में आप अभी जैसे केजरीवाल जी को एमपी के चुनाव के समय जेल के अंदर डाल दिया, तो ये संविधान ही बचाना है ना। कौन से उसके बिहाफ में आपने केजरीवाल को जेल में डाला है। तो उसी तरीके से लोगों के साथ जो अब होने वाला आने वाला जो समय है, ये आप देखना कि जैसे जैसे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होएगा, उसके पहले जो नेता है, लीडर्स है, उनके यहाँ रेड पड़ेगी, ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, इस तरीके से वो लोगों को डराएंगे धमकाएंगे। लेकिन लोग अब डरने वाले नहीं है और महाराष्ट्र के अंदर बहुमत के साथ महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। 180-190 सीट 101% आएगी। आप देख लेना, ये सरकार कितना भी जोर लगा ले, लोगों को कितना भी डरा ले, आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल दिव्य जी, एक सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूंगा। कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक के पीता है, और महाराष्ट्र की राजनीति में ये बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जो भी 2022 में हुआ, दो बड़ी पार्टियां जो है वो दो हिस्सों में बटी, और उसके बाद हमने देखा लोकसभा जब चुनाव हुआ था उस समय भी बारामती में जब लोकसभा में वोटिंग पड़ी थी, जब वहां वोट डाल दिए गए थे, उसके बाद भी शिकायतें आई थी कि जहां पर वो मशीन रखी गई थी वहां पे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। तो कई सारे इंसिडेंट ऑलरेडी महाराष्ट्र में ऐसे हो चुके हैं, जिसके बाद अब एमवीए के नेता ज्यादा अलर्ट है, ऐसा जानकार भी मान रहे हैं। और राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत ज्यादा भुगता है पिछले 2-2.5 सालों में। तो इस वजह से जो कुछ भी स्टेप या कहें स्ट्रेटेजीज या दाव खेले गए बाकी के राज्यों में, वो यहाँ पर उतना काम नहीं कर पाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है? अनम्यूट कर लीजिए दिपेश जी। आप जबकि ईवीएम के बारे में अभी बोल रहे हैं, तो ईवीएम का जो विषय है, मैं खुद थाने लोकसभा के 145 क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में काउंटिंग के लिए गया था। टेबल नंबर 1 पे मैं खुद बैठा था। उसमें मेरे टेबल पे राउंड 4 या 5th राउंड में जो मशीन थी वो 20 दिन बाद हमारे सामने रखी गई थी, वो ओपन हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया। लेकिन हम अगर अपना फोन भी अगर सुबह चार्ज करें तो शाम तक उसका बैटरी परसेंटेज 30-40 डिपेंडिंग ऑन योर बैटरी परफॉर्मेंस 30-40% तक तो उतर जाता है दिन भर में। लेकिन वो जो ईवीएम मशीन जो हमारे सामने रखी गई थी, उसका मैंने खुद अपने आंखों से उस पर आक्षेप भी मैंने रखा था उस टाइम पे। तो उस पर 99% मतलब 20 तारीख को चुनाव हुआ, 4 तारीख को 24 दिन बाद शायद उसका रिजल्ट लगे, तो 24 दिन बाद वो बैटरी भी 99% थी। अभी पता नहीं है एक बैटरी में अगर एक मशीन में टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, हमको बताया कि टेक्निकल ग्लिच है, बैटरी का कोई प्रॉब्लम होगा। लेकिन लगभग 145 के 4-5 मशीनों में बैटरी का ये 99% वाला इशू आया था। तो ये तो एक है ही। और अभी एक हाल ही में अभी 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले एक हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर है, वो मुझे मिलके गए, तो उन्होंने एक बात कही, मुझे किसी भी चीज में आरोप ईवीएम पे नहीं डालना है, सुप्रीम कोर्ट का जब तक निकाल नहीं आता या इस पे जो भी टेक्निकल बाहर नहीं आता तब तक मुझे इस पर कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हमारा पूरा विश्वास है भारतीय न्याय व्यवस्था में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। पर एक हमारे सर आए थे प्रोफेसर, आज का कल का जो हरियाणा का रिजल्ट उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने एक बात रखी। उन्होंने कहा अगर हम धरती पे बैठ के जो चांद पर अपना चंद्रयान है उसको इतने किलोमीटर दूर तक कंट्रोल कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या चीज है, ऐसा उनका कहना था। तो ये बात जरा सोचने वाली बात है। अगर कुछ इसमें बिगाड़ होगा तो इसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और जबकि आपने कहा सेनेट के इलेक्शन जो है, सेनेट के इलेक्शन कंप्लीटली बैलेट पे थे, तो कंप्लीटली बैलेट पे होने के बाद युवा सेना के जितने भी कैंडिडेट थे वो अराउंड 80-90% के वोट शेयर से जीत के, मतलब मार्जिनल विन लिया है। जबकि एबीवीपी के सामने 800-1000 वोट भी नहीं पे उनके डिपॉजिट जब्त हुए हैं। लेकिन युवा सेना के जो भी कैंडिडेट्स थे, शिवसेना युवा सेना के जो कैंडिडेट्स थे, सब कैंडिडेट्स अराउंड 5500 वोट से जीते हैं। तो आप इससे देख सकते हो बैलेट वोटिंग में क्या फर्क पड़ रहा है। लोग समझदार, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सेनेट में ऑब्वियसली पदवीधर लोग मतदान करते हैं, तो उनका कल शिवसेना युवा सेना की तरफ है मुंबई में। तो मुंबई जैसे क्षेत्र में अगर एक इंटेलेक्चुअल, और उसमें सब समाज के लोग हैं, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जात प्रांत का कुछ नहीं हो उसमें। खुद मैंने एस्कॉर्ट किया लोगों को, मतलब मतदारों को इस
इस सेंटर से उस सेंटर लेके गया, तो सब मिक्स थे, मराठी भी थे, नॉन महाराष्ट्र थे, वो सब युवा शिवसेना के साथ आज डटकर खड़े हैं। तो इस पर एक सीनेट, ऑब्वियसली आपने कहा मिनी विधानसभा, तो उसको रिजल्ट दिख गया, लेकिन हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट देखते हुए हमें ऐसा सतर्क होना जरूरी है, और अभी 10 नहीं 100 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है महाविकास आघाड़ी जरूर एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी विधानसभा में दिखाएगी, और हमारे जरूर जो आमदार रहेंगे वो ज्यादा से ज्यादा चुनकर आएंगे। 150 प्लस का मार्क हम क्रॉस कर रहे हैं। जी, बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। निरंजन सर, आपसे एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा। कहते हैं कि पिछले कड़वे अनुभव जो हैं वो जिंदगी में आगे काम आते हैं, और महाराष्ट्र की राजनीति में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों ने जो देखा है वो भारत के किसी और स्टेट में नहीं देखा। दो बड़ी पार्टियां तोड़ी गई, नेता इधर से उधर हुए, और आज के जमाने में अगर कहें, आज के डेट में एक तरीके से खिचड़ी बनाकर रख दी है महाराष्ट्र की राजनीति में। तमाम चीजों को देखें, लगता है कि एमवीए के लिए ये अब जो अब तक नेगेटिव था वो प्लस पॉइंट होने जा रहा है अब आने वाले चुनाव में, क्योंकि इतना सब कुछ देख चुके हैं कि अब उन्हें पता है कि हमें कहां पर होशियार रहना है, कहां पर हमें ध्यान देना है, और ये सब कुछ चीजें जो है अब वो काम आने वाली हैं। सर अनम्यूट कर लीजिएगा एक बार। महाराष्ट्र की ये बिल्कुल परंपरा नहीं रही है। महाराष्ट्र हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, राजर्षि शाहू महाराज, इनकी विरासत के दाखले महाराष्ट्र देते आया है। महाराष्ट्र में पॉलिटिकली भी यशवंतराव चौहान से लेके अभी शरद पवार जी तक महाराष्ट्र ने बहुत बड़े बड़े नेता इस देश को दिए हैं, और उनकी कितनी बड़ी डेमोक्रेटिक परंपरा रही है ये भी पूरे महाराष्ट्र ने देखा है। उनके पुराने किस्से भी आज लोगों को बताए जाते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में एक सरकार तोड़ने की मतलब एक पार्टी पहले तोड़ी जाती है, सरकार गिराई दी जाती है, उसके बाद दूसरी पार्टी भी तोड़ दी जाती है। ये किस तरह से हुआ ये देखा है पूरे महाराष्ट्र ने। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खुलेआम लोग ये कह रहे हो कि 50 खोखे वाली सरकार, 50 खोखे वाला विधायक, ये कभी नहीं हुआ था। आज खुलेआम लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो ये महाराष्ट्र की परंपरा को मतलब लज्जित करने वाली घटना है। ये बीजेपी ने ये पिछले 2.5 साल में किए हैं, और इसी 5 साल में इसी महाराष्ट्र ने ये भी देखा है कि कोविड के दौरान किस तरह से महाविकास आघाड़ी के सरकार ने लोगों की जानो माल की का ख्याल रखा था, किस तरह से हर एक की जान बचाने का पुरजोर प्रयास किया गया था। उस वक्त इनफैक्ट कोविड के वक्त 28,000 करोड़ रुपया जीएसटी कॉम्पेंसेशन का केंद्र सरकार ने रोक के रखा था। वैक्सीनेशन का सबसे लास्ट अलॉटमेंट ये महाराष्ट्र स्टेट को किया जा रहा था। कोई भी कॉपरेशन केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र को नहीं दिया जा रहा था। ये सारी चीजें महाराष्ट्र ने देखी है, और उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार कितने सतर्क तरीके से, चाहे वो आइसोलेशन कैंप्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स में हो, चाहे ऑक्सीजन प्रोविजन की बात हो, हर चीज के लिए महाराष्ट्र सरकार इस स्टेट के आम आदमी की जान बचाने के लिए कोशिश कर रही थी। ये भी महाराष्ट्र ने देखा है, और उसके बाद पिछले 2.5 साल में क्या क्या हो रहा है ये सब ने देखा है। अभी ये जो नरेंद्र मोदी वगैरह जो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब क्या उसका मायना रह जाता है जब आप ही बनी बनाई सरकार गिरा देते हो। आप खुद गिरा देते हो, एक स्टेट में नहीं 4-4 5-5 स्टेट्स में आप इस तरह से सरकार गिरा देते हो। मध्य प्रदेश में गिरा देते हो, कर्नाटक में गिरा देते हो, महाराष्ट्र में गिरा दी, मणिपुर में क्या हाल है ये सभी पिछले 14-15 महीने से देख रहे हैं। तो इसके कोई मायने नहीं रहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन इस किस्म के स्लोगन्स के। ये बस जुमले हैं, नरेंद्र मोदी को आदत है जुमले बताने की, तो ये देखा है। और एक बात जो जाती तौर पर मेरा कारण है इनके खिलाफ लड़ने का, इसी महाराष्ट्र ने इन्हीं 10 सालों में एक जज की हत्या होते हुए देखी है, जज लोया की, नागपुर में। ये भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ये इस महाराष्ट्र ने देखा है। महाराष्ट्र के उपराजधानी में, महाराष्ट्र के सेकंड कैपिटल में एक जज की हत्या होते हुए देखी है। ये महाराष्ट्र इस बार सजा सुनाएगा। जी जी बिल्कुल सर, चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव है, थोड़ा सा कमी है। और आप सभी जो गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय निकाला और
इस चर्चा में शामिल हुए। तो हमारे साथ महाराष्ट्र के तमाम जानकार जो हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो, सभी मौजूद थे। और जिस समय जो राजनीतिक समीकरण हैं, जो बनते बिगड़ते समीकरण है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ जो हाल ही में 2 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उनका क्या प्रभाव महाराष्ट्र में पड़ सकता है, क्योंकि अब सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें खासतौर से वो महाराष्ट्र की अब विधानसभा चुनाव पर है। और इस बार का चुनाव बहुत ही ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तब जब यहाँ की 2 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां अब 2 हिस्सों में बंटकर अलग-अलग गठबंधन के साथ लड़ने जा रही हैं आमने सामने। और क्या होगा इस बार चुनाव में, कैसे-कैसे पैतरे और दांवपेच खेले जाएंगे, इन सबका इंतजार हम सभी को है। और जो कुछ भी बड़ी अपडेट्स निकल के आएंगी या बड़ी खबर निकल के आएगी, हम लगातार अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दर्शकों, और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर, किसी बड़े मुद्दे पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।